नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आरक्षण की लड़ाई डीएनए पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही आरक्षण की ये जो सियासत है अब डीएनए पर आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर अंग्रेजों के वंशज होने का आरोप मढ़ रहे हैं। जुबानी जंग के हालात तो ये हैं कि भाजपा कांग्रेस पर अंग्रेजों की फूट डालो, शासन करो की नीति पर चलने का आरोप लगा रही है, तो सत्ता पक्ष भाजपा को उसका इतिहास याद दिला रहा है। इसी बीच आदिवासी वर्ग नाराज बताया जा रहा है, तो वही सरकार कोर्ट के निर्देश के बाद इस कश्मकश में है कि किसका आरक्षण कम करे। आरक्षण की जो लड़ाई है वो डीएनए पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिल रहा है कि आरक्षण को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है और बात डीएनए तक आ गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जब से 50% से ज्यादा आरक्षण को संवैधानिक करार दिया है, तब से प्रदेश में एक अलग ही किस्म का बवाल मचा हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। तो कांग्रेस का तो इतिहास है कि वो कैसे सभी समाज के ऊपर, सभी समाज को किस तरीके से धोखा देने का काम करती है, तमाचा मारने वाली बात यहां पर सामने आई है। लेकिन कांग्रेस के सरकार ने, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने समाजों को आपस में लड़ाने का काम किया और किस तरीके से आज फिर ये घटना सामने आई है। जैसा कि हमारे माननीय विकास मरकाम जी कह रहे थे कि अंग्रेजों के समय में जिस तरीके से अंग्रेज हमको आपस में लड़ाया करते थे, उसी के तरह से आज कांग्रेस की सरकार आज हमको फिर से लड़ा रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में कांग्रेस अंग्रेजों का ही वंशज है, अंग्रेजों का ही जिन्स इन पे है। इतिहास को उठा के खंगालेंगे तो सही ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज अंग्रेजों की पैदाइश थे। अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्कालीन हिंदू महासभा का गठन किया गया था, जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों की चाटुकारिता करती थी। तो हकीकत यह है कि अंग्रेजों की औलाद तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बयान दे रहे हैं, उन्हें अध्ययन करना चाहिए इतिहास का, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि वास्तव में उनके पूर्वज अंग्रेजों की नाजायज औलाद थे। केदार कश्यप को इतिहास पढ़े होना चाहिए। अंग्रेजों के साथ कौन खड़े थे, अंग्रेजों का सहयोग कौन करते थे, उसकी मुखबिरी कौन करते थे, ये इतिहास में दर्ज है। और आज भी ये पहला आदमी जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो अंग्रेजों के हिमायती रहे हैं। और वो तो जिसकी मूर्ति लगाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने पत्र लिखा था कि ये 1942 की जो आंदोलन कैसे कुचला जाए, ये वायसराय एक पत्र लिखा था। ये उनके मानने वाले हैं। इसके केदार कश्यप जी के कहने से इतिहास नहीं बदलने वाला। तो छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है, तो वहीं इसी को लेकर के अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अशोक बजाज जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अशोक बजाज जी से। अशोक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस अंग्रेजों की वंशज है, बताइए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जो है फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों की रही है, उस नीति का अनुपालन कर रही है। लोगों को लड़ाना भिड़ाना, आपस में अंतर्द्वंद पैदा करना और राज करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। जितना भी वर्ग भेद हुआ, वर्ग संघर्ष हुए, जाति संघर्ष हुए, क्षेत्रीय संघर्ष हुए, ये सब कांग्रेस के कहीं न कहीं इनके पीछे हाथ रहता है। और कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि लोग शांत रहे, एक रहे, भारत अखंड रहे, ये कांग्रेस कभी नहीं चाहती। अब कांग्रेस के समय में ही इस देश का बंटवारा हुआ। इस देश का जब बंटवारा हुआ, उस समय भाजपा का जन्म नहीं हुआ था,
लेकिन ये पता नहीं क्यों भाजपा के पीछे पड़े हैं, भाजपा को आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस देश का विभाजन अगर हुआ है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केवल कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। दूसरी बात, कश्मीर जो है अगर हमारा अभिन्न अंग आज बन पाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी का रन बना। आज भी पीओके पाकिस्तान के अधीन है, उसको लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, भाजपा की सरकार प्रयास कर रही है, माननीय मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में पीओके अलग हुआ और उस समय की तत्कालीन सरकार, नेहरू जी भी, माननीय नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे और उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ये विभाजन हुआ और कश्मीर अलग हुआ। तो ये जो अलग हो रहा है, ठीक है अशोक जी, आधा कश्मीर बढ़ गया, ठीक है, तो ठीक ये है, तुष्टीकरण की नीति और फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस की रही है। चलिए ठीक ये है, सर्वमान सत्ता है, इसको कोई छुपाने वाली बात है नहीं। ठीक है अशोक जी, आप पंडित नेहरू पर पहुंच गए, इतनी पीछे नहीं जाते हैं, अभी वर्तमान की परिस्थिति पर बात करते हैं। अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस चाहती नहीं है कि भारत में अखंडता रहे, वो आपने कहा ना कि कांग्रेस ये चाहती है कि खंड खंड में बटे रहे। तो वहीं दूसरी ओर जो राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम भारत को जोड़ने का काम करेंगे, इसके लिए वो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा तो एक राजनीतिक स्टंट है, कोई उनके यात्रा से भारत के लोग जुड़ जाएंगे भावनात्मक रूप से, ऐसा नहीं है। भारत जो है अपने आप में यहाँ भावनात्मक एकता कायम है और इसी को पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि एकात्म मानव दर्शन, उन्होंने बताया था कि भारत जो है एक है, भारत के लोगों की आत्मा एक है, भारत के अखंड भारत रहे, इसके लिए हमको सब प्रयास करना पड़ेगा और जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा गया है उसको खंडित होने से आने वाले समय में और बचाना है। और ये किस मुंह से यात्रा निकाल रहे हैं राहुल जी, ये अभी हमें समझ से परे है, लेकिन इनके यात्रा से कोई भारत को कोई फायदा होगा ऐसा नहीं है। इनके पूर्ववर्ती जो शासक रहे हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी रहे, उन्होंने जो गलतियां की है उस गलतियों की क्षमा इससे नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं धनंजय जी से। धनंजय जी, आपने उनकी बात सुनी, दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं। पहली बात तो वो ये बोल रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस दो अलग अलग वर्गों को यानी एससी और एसटी को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। और दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है ये जो राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट है। क्या कहेंगे इस पर धनंजय जी? देखिए, अशोक बजाज जी बहुत सीनियर लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी आदर करता हूं। अशोक बजाज जी की बहुत बड़ी मजबूरी है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आरएसएस से जुड़े हैं और शायद अशोक बजाज जी को देश का इतिहास भी पता नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि चीजें मुझे बोलने में संकोच व्यक्त हो रहा है। ये अभी कह रहे थे कि भारत जो है विभाजन हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने बैठ के जो तय किया था कि धर्म के आधार पर देश बटेगा। ये कौन थे लोग? ये आरएसएस के ही नेता उसमें शामिल जो थे हिंदू महासभा में। भारत के विभाजन की अगर ये बात करते हैं, मतलब अगर भारत विभाजित होकर आजाद हुआ, मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग देश की आजादी का विरोध करते हैं। निश्चित तौर पर यह विभाजन एक दुखद पहलू था क्योंकि देश को आजादी दिलानी थी, क्योंकि उस दौरान कांग्रेस पार्टी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने जो षड्यंत्र रचा देश को विभाजित करने के लिए, उस आधार पर देश विभाजित हुआ था। इस सच को देश का बच्चा बच्चा जानता है, बुजुर्ग भी जानता है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि भारत विभाजित हुआ है, मतलब देश की जो आजादी मिली है, कहीं न कहीं उसका विरोध करते हैं। जैसे आरएसएस के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को शामिल होने के लिए रोकते थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो वायसराय को चिट्ठी लिखते थे, इनके आरएसएस के प्रतिनिधि इंग्लैंड जाके वहां के जो महारानी है उनसे मुलाकात करते थे। ये फिरंगियों को, सावरकर को फिरंगियों से पेंशन मिलता था। ये किस मुंह से बात करेंगे देश की आजादी की? क्योंकि भाजपा, मतलब भाजपा का भी जन्म निश्चित तौर पर हुआ है, पर इनके पिता कौन है? इनके पिता आरएसएस है, जिसकी देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, देश के नवनिर्माण में कोई योगदान नहीं है। और आज जिस प्रकार से भाजपा के नेता बात कर रहे हैं ना, ये इनकी नाकामी है। दूसरा सवाल आपका था कि वर्ग भेद वाला, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा आपको। जब रमन सिंह की सरकार रही है, आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण दिया गया, पूरा प्रदेश ने उसका स्वागत किया। वही एससी वर्ग
जिसको आरक्षण मिलता था 18%, उसके आरक्षण में 4% कटौती करके वर्ग भेद की लड़ाई किसने शुरू किया? तो रमन सिंह, आरएसएस, भाजपा की सरकार ने शुरू किया। एससी वर्ग के लोग मामले न्यायालय में गए, हर किसी को अपना अधिकार मांगने का हक अधिकार है। उस दौरान आप देखेंगे कि कमेटी बनाया गया, नंदकीराम कंवर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया, जो आदिवासी नेता थे। उस कमेटी के सिफारिश को डॉक्टर रमन सिंह जी ने नहीं माने, भाजपा की सरकार ने नहीं माना, और न्यायालय में अगर प्राथमिक तौर पर रखते तो आज नौबत नहीं आती। ये किस मुंह से बात करेंगे? वर्ग भेद की लड़ाई तो आरएसएस, भाजपा हमेशा कराते रही है, किसी को हिंदू बताकर, किसी को मुस्लिम बताकर। कोई अगर केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ कोई गलत नीतियों का विरोध कर दे उसको राजद्रोही बताकर, किसान अगर आंदोलन कर दे तो उसको आतंकवादी बताकर, नक्सली बताकर, अगर युवा रोजगार मांग दे तो टुकड़े टुकड़े गैंग बताकर। तो ये हिंसा फैलाना, नफरत फैलाना आरएसएस भाजपा काम है। हमारी सरकार आदिवासी वर्ग को कानूनी अधिकार देगी, तो ओबीसी वर्ग को कानूनी अधिकार देगी, एससी वर्ग को कानूनी अधिकार देगी, और जो 10% आरक्षण का जो है उसको भी देगी। लेकिन वर्ग भेद कराने वाले आरएसएस भाजपा के लोग हैं। फूट डालो, राज करो नीति। धनंजय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि निगम मंडल में जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर क्या कहेंगे, क्योंकि उन नियुक्तियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि जो निगम मंडल में आपने नियुक्तियां की हैं उनमें कुछ नियुक्तियां ऐसी हैं, उसमें ये कहा गया है कि सरकार ने इनाम के तौर पर लोगों को नियुक्त कर दिया है, ऐसे लोगों को बिठा दिया है जो बैठने योग्य थे ही नहीं। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो कहता हूं इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने लायक डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं है। मैं तो कहता हूं देश के नेतृत्व करने लायक श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है। मैं कह सकता हूं इस बात को, उसके पास मेरे तथ्यगत बातें हैं। जिस दिन से प्रधानमंत्री बने इस देश में आप देखेंगे सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जनता की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। अगर कोई आंदोलन करता है उसको तो नहीं बोल जाता है। देश के नेतृत्व मेरा आपसे सवाल क्या है, कोई आरोप लगा सकते हैं। धनंजय जी, मेरा आपसे सवाल रमन सिंह या मोदी जी को लेकर के नहीं था। मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना सा था कि निगम मंडल में जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर क्या कहेंगे, बताइए। मैंने तो आपको जवाब उदाहरण से जवाब दिया ना। आरोप लगाने में कुछ भी आरोप लगा दे आदमी। भाई भारतीय जनता पार्टी ये बताए ना भाई, 15 साल तक इस छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार रही है। 15 साल तक वो प्रदेश के बाहर के लोगों को बुलाकर यहाँ पे पालने पोसने का रमन सिंह सरकार ने हुआ। आज निगम मंडल में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है, छत्तीसगढ़ियों को अवसर मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ किस बात की हो रही है? खुल के बात करें ना। आपका सवाल खांडे जी को लेकर है। वो खांडे जी जो अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई कोर्ट में लड़ने का काम किया, उन्होंने किसका विरोध नहीं किया है। वो उसका नुकसान हुआ, न्यायालय गए। वो असल वर्ग भेद तो पैदा करने का काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। आपने जब 50% आरक्षण का वायलेशन किया है, 58% किया, तो आपको 62% करने में क्या तकलीफ होता? जब आपको किसी का आरक्षण काटना नहीं था। 32% आरक्षण आदिवासी वर्ग का अधिकार है, एससी वर्ग का आरक्षण अधिकार है। आपने कटौती क्यों किया? क्योंकि आप आरएसएस और भाजपा के नेता हमेशा से, एक सेकंड दीजिएगा, हमेशा से आरक्षण का विरोध करते हैं। आज सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, ये आरक्षण के खिलाफ का है। कई बार आरएसएस के नेता, चाहे मोहन बैद जी की बात कर लूं मैं, मोहन भागवत जी की बात कर लूं, भाजपा के अन्य नेता सार्वजनिक तौर पर बोल चुके देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये कैसे किसी वर्ग को कानूनी अधिकार देंगे? ठीक है, चलिए ठीक है। हमें एक सवाल गंगेश जी से भी कर लेता हूं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, निगम मंडल में जिस तरह से नियुक्तियां हुई हैं उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं और उस पर क्या कहेंगे? गंगेश जी। देखिए, निगम मंडल में जो नियुक्तियां हुई हैं वो तो कांग्रेस पार्टी को करनी थी, लेकिन ये बहुत विलंब से हुई, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये सब और पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सरकार बनने के जस्ट बाद ही इसमें प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। एक्चुअली देखिए, इस सरकार के पास, यानी भूपेश बघेल जी के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके पास जम्बो टीम आ गई है। आज 70 विधायक इनके पास है, सारे 70 लोगों को संतुष्ट करना, उसके बाद पार्टी के जिन लोगों ने पिछले 15 साल में संघर्ष करके पार्टी को इस मुकाम में पहुंचाया, उनको साथ में लेके चलना, उनको उनके लिए कहीं स्थान बनाने की जरूरत है। इस तरह से इतनी बड़ी टीम खड़ी और ये बड़ा संकट कांग्रेस में था। और उसके अलावा देखिए, कांग्रेस ने टूट कर उस समय जोगी जी का जनता कांग्रेस बना था। बहुत सारे लोग वहां से नहीं लौट पा रहे। बहुत सारे ऐसे लीडरों को लौटने से मना कर दिया गया जो आना चाहते थे, लेकिन कुछ जगह कहाँ दी। ये बड़ा संकट था कांग्रेस को। मतलब एक बार जो बहुमत मिला, छप्पर फाड़ के, भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता है, इस तरह का बहुमत आ गया था। उसको संभालना भी तो कठिन काम है। उस कठिन काम को आपको, मुझे लगता है, इतना वक्त लगा है। और हर सरकार जो है अपने हिसाब से सरकार में जो भी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं उनको आने पर नियुक्तियां देती है। लेकिन मुझे लगता है ये जो नियुक्ति हुई काफी विलंब से हुई, तो और पहले हो जाना तो इसका ज्यादा सार्थक होता। तो केवल साल भर बचे हैं।
और 6 महीने पहले वैसे भी चुनाव का 6 साल में तो छोड़िए, बिल्कुल। अभी से मिशन मोड दिखाई दे रहा है चुनाव का। दोनों जी। ही पार्टियां चुनाव के मैदान में कूद चुकी हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं जो नए नियुक्त हो रहे हैं, ये मेरा मानना है। जी जी, चलिए, आपका मानना ये है कि नियुक्तियों से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, मैं अशोक जी से एक सवाल कर लेता हूं। अशोक जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये रहेगा कि क्या आपको सरकार की नीयत पे भरोसा नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बात बार बार कहते हैं कि सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है, सरकार आदिवासियों के लिए काम कर रही है, इतनी सारी योजना आदिवासियों के लिए चला रही है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार की नीयत सही नहीं है आदिवासियों को लेकर के? नहीं, पहले तो जोशी जी, आपने जो गंगेश जी से प्रश्न किया था उसका जवाब दे दूं जी कि निगम मंडलों में जो नियुक्तियां हुई है, अब तो 4-6 महीने बाद कोई काम तो रहेगा नहीं, जी, है ना। चुनाव बहुत एकदम सामने है। इन नियुक्तियों का तो पहली बात कोई औचित्य नहीं है। 2-4-6 महीना इनको सीखने में लग जाएगा, समझने में लग जाएगा, ये काम क्या करेंगे। तो यही सब जो नियुक्त हुए हैं वो लोग भी कह रहे हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी वाला हिसाब चल रहा है। जी। दूसरी बात, जब आप विपक्ष में थे, आप यानी माननीय भूपेश बघेल जी, तो इन निगम मंडलों और आयोगों को कहते थे सफेद हाथी। आप सफेद हाथी मानते थे। इसके बाद आप 4 साल से हम देख रहे हैं सरकार में है, इन सफेद हाथियों पर नकेल कसने के लिए या इनको खत्म करने के लिए आपने कुछ नहीं किया। जब हम नियुक्त करते थे, हमारी सरकार में नियुक्ति होती थी, तो आप कहते थे सफेद हाथी है ये। आज आप करते जा रहे हैं। अब ये इसका अर्थ क्या है, यही समझ नहीं आता। अब कई ऐसे वंचित लोग भी हैं जिन्होंने संघर्ष किया सत्ता के विपक्ष के समय में, वो लोग आज भी पद से वंचित है, कांग्रेस के लोग। तो ये सब बातें हैं, इनको का आंतरिक मामला है, इनको सोचना है। लेकिन जहां तक जनता के हितों का सवाल है, तो मैं ये कहूंगा कि 4 साल से विकास कार्य पूरी तरह ठप है। कोई बहुत उल्लेखनीय काम हुए हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन कुछ शगुफेबाजी करने के अलावा और हुआ क्या है आप देख लीजिए। न सड़कों का काम हो रहा है, न पंचायतों में कोई काम हो रहा है, न नगरीय निकाय में कोई काम हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? विकास के मामले में छत्तीसगढ़ जो है ठगा गया है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं धनंजय जी से। धनंजय जी, आपने उनकी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि विकास कार्य ठप हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ शिगुफेबाजी हो रही है। और एक बात और उन्होंने कही कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं निगम मंडलों में, इससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहला तो मैं इनको नियुक्ति का जवाब देता हूं। नियुक्तियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निगम मंडल मिला है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हमारे कार्यकर्ता जनता की सेवा करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल तक अपने कार्यकर्ताओं को निगम मंडल में नियुक्ति नहीं दे पाई और बाद में जब 2018 चुनाव हारे तो कार्यकर्ताओं को हार के दोषी ठहरा दिया था, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के फायदे लिए है, कार्यकर्ताओं के फायदे के लिए, कार्यकर्ताओं को उसका संघर्ष का इनाम है और जनता की सेवा इससे होगी। दूसरी बात है, विकास की बात कर रहे थे, एक्सप्रेस वे, ये इनका विकास का ये है पैमाना है जो उद्घाटन के पहले जिसके पुल ये टूट गए, जिसे सड़क धसक गए, जैसे गुजरात में, मुझे नहीं बोलना चाहिए राजनीतिक विषय पर, जो 7 महीने से जो पुल बंद था, 2 करोड़ पर रिनोवेशन इसे खर्च कर दिया गया, उसमें एक बहुत गंभीर हादसा हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास है। ये हमारे विकास की अगर आप बात करते हैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिएगा, जहां देश भर में उनके गलत नीतियों के चलते देश भर में जहां राज्यों में आर्थिक मंदी है, छत्तीसगढ़ में जब किसानों को मजबूत किया गया, हमारा आधार स्तंभ किसान है, यहाँ 80% आबादी कृषि से जुड़ा हुआ है, हमने किसानों से कर माफ किया, किसानों को धान की 2500 दिया, इस बार 2640 देने जा रहे हैं, बिजली बिल हाफ की सुविधाएं दी, युवाओं को रोजगार दिया। तो ये छत्तीसगढ़ भी तो भारत का हिस्सा है, यहाँ क्यों आर्थिक मंदी नहीं आई है? ये विकास होते हैं व्यक्तियों के जेब में पैसा डालना। ये नहीं होता है कि ये कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के लिए वो काम करना, जैसे रमन सिंह के दमाने डीकेएस अस्पताल को गिरवी रख दिया, जिस प्रकार से आरडीए के जमीन को गिरवी रख के 2 लाख करोड़ का लोन ले लिया गया, जिस प्रकार से एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार किया गया, स्काई वॉक किया गया, पूरे 15 साल में सिर्फ कमीशन खोरी भ्रष्टाचार किया गया, किसानों से किए वादों को पूरा नहीं किया गया। रमन सिंह जी भी तो कहे थे भारतीय जनता पार्टी ने कि 2100 धान कीमत देंगे, 300 बोनस देंगे, नहीं दिए। आदिवासी वर्ग को कहे थे रमन सिंह जी का सरकार बनने पर
एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, 10,000 दूध देने जर्सी का देंगे, क्यों नहीं दिए भाई? और एक 40,000 करोड़ का कर्जा भी चढ़ गया सर पर राज्य के। तो विकास भारतीय जनता पार्टी का एक कमीशन खोरी था। जहां जहां इन्होंने काम किया है, और भी भाजपा शासित राज्यों में आप सर्वे कर लीजिए, जहां भी इन्होंने विकास निर्माण कार्य करवाए हैं सबके सब गुणवत्ताहीन है, सिर्फ भ्रष्टाचार कमीशन खोरी हुआ। कई सारे एक्सप्रेस वे, कई अभी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, एक्सप्रेस वे में कई हादसे हो गए, सड़क धसक गए। ये भाजपा का विकास है, इनको व्यक्तियों के विकास से मतलब नहीं है। हमारी सरकार किसानों को मजबूत की, हमारी सरकार युवाओं को मजबूत की। आज छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति परंपरा, तीज त्योहार का देश में नाम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के होटलों में ना बोरे और बासु मेनू में है, दर्ज है, ये विकास कहलाता है। कमीशन को विकास नहीं होता। और आपके विकास तो देख रहे हैं, गुजरात में आपका विकास दिख रहा है, गुजरात बाडल का विकास दिखा, छत्तीसगढ़ में आपका विकास देख लिया हम लोगों ने, जनता भी देख ली कैसे पहले पानी में सड़क बह जाता है और डैम बह जाते थे, स्कूल के पानी टपकना शुरू हो जाता था। तो इनको विकास नहीं दिखेगा क्योंकि कमीशन खोरी किए थे। और निश्चित तौर पर दिवांशु जी, हमारी सरकार ने जनता के साथ के वादों को पूरा किया। देश की इकलौती सरकार है जो अपने घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं में 90% को पूरा करने का काम किया है। अगर हम बिजली बिल योजना बनाते हैं तो उसका लाभ प्रदेश के 51 लाख उपभोक्ताओं को मिलता है। सबसे सस्ती बिजली छत्तीसगढ़ में है। अगर हम धान की कीमत देते हैं तो धान बस के नहीं दे रहे हैं, हम कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, दलहन, तिलहन, फलदार सब्जी लाने किसानों की हित की बात करते हैं। 10,000 पर प्रोत्साहन राशि देते हैं। हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, प्रदेश में कहीं नहीं मिलता। शासकीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम किसी ने लागू किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है। और हमारी योजना में भेदभाव नहीं है। ठीक है धनंजय जी, मैं समझ गया। आपका कहना यही है कि सरकार आदिवासियों के साथ है और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। चलिए मैं एक सवाल गंगेश जी से भी कर लेता हूं। गंगेश जी, अब चूंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, सिर्फ 11 महीने बचे हैं, ऐसे समय में आदिवासी आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है, अगर छत्तीसगढ़ का आदिवासी नाराज है तो उसकी नाराजगी सरकार दूर कैसे करेगी? पहला सवाल तो ये। और दूसरी बात ये, जिस तरीके से डीएनए को लेकर के बात सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो कहीं ये ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है? आरक्षण के मुद्दे से बात डीएनए पे कैसे आ गई? गंगेश जी। बिल्कुल, देखिए आदिवासी आरक्षण में पूरी गलती कांग्रेस की नहीं हो मान सकते इसमें, क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सबसे बड़ा तथ्य यही रहा कि जब नंदकीराम कौर जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी आरक्षण को लेकर, बाकायदा उसमें फैक्ट्स उसमें सर्वे करके वो फैक्ट्स सारे हाई कोर्ट में सबमिट किए जाने थे, जिसके आधार पे नियम है कि 50% अधिक आरक्षण है तो उसमें सारे फैक्ट्स और फिगर्स वहां होने चाहिए। वो पेश नहीं किए गए, उसी को ग्राउंड बना के सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आया जी। पिछले 4 साल से भाजपा कांग्रेस सरकार है, कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में भी इस बात को लेकर जो विधि विभाग उससे चूक हुई है कि उन्होंने पिछले 4 साल में इस ओर ध्यान नहीं दिया कि हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें तथ्य इनके रहते पेश हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कहीं न कहीं तो होगा, वो रिपोर्ट तो होगी गवर्नमेंट के पास या अधिकारी के टेबल में हो सकती है, विभाग में कहीं पड़ी हो सकती है। उस रिपोर्ट की स्टडी करके समय पे हाई कोर्ट में पेश कर दी जाती तो मुझे लगता है कि यह केस खारिज नहीं हो पाता और आरक्षण का जो है वो वापस लागू हो जाता। तो तीसरी बात, अभी अगर अब जो है कांग्रेस को के पास 11 महीने का समय है, इसमें अभी कुछ दिन पहले रमन सिंह जी भूपेश बघेल जी ने कहा था कि वो फिर से एक बार करा के क्वांटिफाई कराएंगे डाटा को और फिर उसको पेश करेंगे। तो इसके लिए समय बहुत कम है क्योंकि इसमें काफी वक्त लगना है। मुझे लगता नहीं कि चुनाव तक ये काम पूरा हो पाएगा, तो ये आरक्षण का मुद्दा मुझे लगता है चुनाव तक गर्म रहेगा। और इसको लेकर आदिवासी वर्ग एकदम से अभी तक तो काफी शांत था, 2 साल कोरोना के भी निकले, लेकिन ये समय ऐसा आ गया कि अचानक ये जो राजनीतिक दिशा है आदिवासी की तरफ मुड़ गई है। इसको लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो लगातार चलते रहेंगे, भाजपा भी इसका फायदा उठाएगी, विपक्ष में है वो उनका साथ देगी और उनके साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस को ऐसा कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसे वादे या दावे लाने पड़ेंगे जिससे इस वर्ग को संतुष्ट किया जा सके, तभी ये मामला सध सकता है। नहीं तो ये राजनीतिक मुद्दा बन के लगातार चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है जी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी कि ये जो राजनीतिक मुद्दा है आरक्षण का, ये हो सकता है, इसकी संभावना है कि अगले 11 महीने तक जारी रहे। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निगम मंडल आयोग में जो नियुक्तियां हुई हैं उन्हें लेकर के सियासत गर्मा गई है। तो वहीं दूसरी ओर अब ये भी देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 11 महीने का समय ही शेष बचा है। अब सिर्फ 11 महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव में, कितनी जल्दी ये मुद्दा सुलझ पाता है और आदिवासियों की जो नाराजगी है उसे कितनी जल्दी सरकार दूर कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।